गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हमारी इस वीडियो में हमारी हिंदी व्याकरण की किताब से लेसन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। आज हमारे पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। बच्चों यहाँ पे आपको आपकी किताब का पेज नंबर 5 निकालना है, भाषा और व्याकरण। यहाँ पे भाषा के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, वो हम पहले देखेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था, वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। बच्चों यहाँ पे हमने भाषा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आगे भाषा किसे कहते हैं। बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यानी हम बोलकर और लिखकर जो अपने विचार होते हैं उनको लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं, मतलब किसी औरों के सामने अपनी बात लिखकर या बोलकर रखते हैं, हम उस माध्यम को भाषा कहते हैं। आपके व्याकरण की जो किताब है उसमें पेज नंबर 5 पे थोड़ी और 4 लाइन भाषा के बारे में दी हुई है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। मतलब भाषा के माध्यम क्या है? लिखना और बोलना तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर। मतलब यहाँ पे और एक नीचे की लाइन में दिया है, एक तो भाषा का माध्यम क्या है? बोलना और लिखना, और दूसरे तरीके का भाषा का माध्यम क्या है? सुनकर या पढ़कर। जब हम दूसरों के विचार को पढ़ेंगे या सुनेंगे तब एक वो भाषा का माध्यम हो गया, और दूसरा माध्यम यह है कि हम बोलकर या लिखकर भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, हम उसे भी भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में आता है बोलना और सुनना, और लिखित भाषा में आता है लिखना और पढ़ना। मौखिक भाषा क्या है अभी जानते हैं हम। मौखिक भाषा बचपन में हम अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश से सुनकर और बोलकर ही मौखिक भाषा सीखते हैं। मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे आपकी किताब में यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। कल विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। सोनिया और विशाल ने हिंदी भाषा के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों ने उनके तर्क सुनकर तालियां बजाई और उनका उत्साह बढ़ाया। यह सारे जो सेंटेंस दिए हैं, वाक्य दिए हैं, ये सारे के सारे मौखिक रूप के हैं। मतलब ये वाक्य बोले गए हैं और सुने गए हैं, इसीलिए ये वाक्य जो है मौखिक रूप में आते हैं। आपकी किताब में और कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि मौखिक रूप के बातचीत, भाषण, वाद विवाद करना, चर्चा करना, रेडियो सुनना, टेलीविज़न देखना। ये जो सारे उदाहरण हैं ये मौखिक रूप के हैं। मतलब इन सारे उदाहरणों में बोलना और सुनना यह बातें हैं, इसलिए ये उदाहरण मौखिक भाषा में आते हैं। भाषा का दूसरा प्रकार देखते हैं अभी, लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लिखकर अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। लिखित भाषा सीखने के लिए हमें विशेष प्रयास करना पड़ता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। अब बच्चों यहाँ बताया गया है कि हम बचपन में हमारे परिवेश से, हमारे परिवार से सुनकर और बोलकर मौखिक भाषा सीखते हैं, और लिखित भाषा सीखने के लिए जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तब हमको हमारे विचार व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका।
इन सभी में लिखित भाषा यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये जो सारे उदाहरण हैं हमारे लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हमारी किताब में यहाँ पे एक भाषा के लिए विशेष बात बताई है कि बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, जबकि लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों इसके आगे हम भाषा का विस्तीर्ण रूप देखने वाले हैं। संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं होती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 मतलब 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित हैं। कौन सी भाषाएं हैं वो यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं जो कौन सी भाषाएं हैं। भारतीय भाषाएं केरल में मलयालम बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और आगे है मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है और असम में असमिया भाषा बोली जाती है और हमारा सबसे लास्ट है उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। मतलब हमारे भारत में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, उन राज्यों में उनकी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जो लिखित और मौखिक रूप की होती है। अब हम विदेशी भाषाएं देखेंगे। इंग्लैंड अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी भाषा, कोरिया में कोरियन भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा, चीन में चीनी, श्रीलंका में सिंहली और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। अब बच्चों यहाँ बताने योग्य एक बात है कि आप यहाँ देखेंगे भारत में हर एक स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है, मतलब भाषा अलग अलग है, भले ही वो मौखिक रहें या लिखित रहें। लेकिन विदेशों में आप देखेंगे जैसे एक कंट्री है, इंग्लैंड एक कंट्री है, तो वहाँ सिर्फ अंग्रेजी भाषा बोलेंगे। जापान में पूरी कंट्री में जापानी भाषाएं चलती है। कोरिया इस कंट्री में सिर्फ कोरियन भाषा चलती है। लेकिन यहाँ हमारे भारत में आप देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा के अलावा अन्य 21 मतलब अन्य 21 भाषा और प्लस एक हिंदी भाषा, मतलब लगभग एक साथ 22 भाषाएं हमारे पूरे भारत में बोली जाती हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है, अभिमान की बात है। 14 सितंबर 1949 मतलब 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा मतलब राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आपकी किताब में हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में कब मान्यता मिली ये यहाँ पे बताया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 सितंबर 1949 मतलब 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा का मान मिला है, मान्यता मिली है। बच्चों भारत में 29 मतलब 29 राज्य मतलब स्टेट हैं और पूरे भारत भर में हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को बहुत अच्छे तरीके से एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस पर हमारे हिंदी साहित्यकारों का सम्मान होता है। एक प्रकार से हिंदी दिवस यह हिंदी साहित्यों के लिए एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। मतलब इस दिन हिंदी रचनाकारों ने और साहित्यकारों ने उनकी रचनाओं से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया हुआ रहता है और इसी वजह से इस दिवस को उनको समर्पित किया जाता है और उत्सव के तौर पर यह दिवस मनाया जाता है। बच्चों आज हमने इस वीडियो में भाषा क्या है यह पढ़ा है और भाषा के जो दो प्रकार हैं मौखिक लिखित ये भी पढ़ा है। भाषा की विशेष बात है दो, वो भी हमने अभी इस वीडियो में देखा और यहाँ पे भारतीय भाषाएं जो है वो और विदेशी भाषाएं ये भी हमने आज पढ़ा और हिंदी दिवस का महत्व यहाँ पे हमने आज इस वीडियो में परिपूर्ण देख लिया है। और आज की वीडियो में बस यही तक। अगला जब वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम इस पार्ट का भाग 2 मतलब पार्ट 2 देखेंगे।
आज का ये वीडियो बस यहीं तक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा ये भाषा और व्याकरण इस पाठ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने भाषा क्या है यह देखा था और मौखिक और लिखित इसकी परिभाषा के साथ हमने उदाहरण भी देखे थे। उसके बाद भाषा की विशेष बात थी जो हमने देखी थी और भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं, यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने हिंदी दिवस का महत्व भी पार्ट 1 में जाना था। अब यहाँ से आगे हम देखने वाले हैं, हमारा अगला टॉपिक, अगला शीर्षक है बोली। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे कि बोली क्या है। बोली की परिभाषा देखते हैं क्या है। अभी जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता तथा वह किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे बोली कहते हैं। इसे टिक करना है आपको। बोली किसे कहते हैं? जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए, मतलब बोली ये मौखिक रूप का ही एक उदाहरण है, सिर्फ बोलचाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता, मतलब उसका कोई चिन्ह या लिखित रूप से बोली भाषा का कोई भी रूप नहीं है, तथा वह किसी क्षेत्र तक ही मर्यादित होती है, सीमित होती है। मतलब किसी क्षेत्र, मतलब उसका जो क्षेत्र है, वो बोली भाषा का क्षेत्र है, ये बहुत छोटा होता है, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। अब ये जो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, राजस्थानी है, भोजपुरी है, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़, इनकी अपनी बोली भाषा है, और इसका कोई लिखित रूप नहीं है। इस वजह से इसे बोली कहा गया है और इसमें कोई भी साहित्य की रचना नहीं की जाती, क्योंकि इसके कोई चिन्ह ही नहीं है, इसीलिए ये मौखिक रूप में आते हैं और इस वजह से ये साहित्य में लिखे नहीं जाते। हमारा अगला टॉपिक है लिपि। भाषा को सुरक्षित करने के लिए भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। इस प्रकार लिपि का जन्म हुआ। अब यहाँ बताया गया है कि लिपि का जन्म कैसे हुआ। प्राचीन काल से लोग भाषा का उपयोग करते आ रहे हैं, इसीलिए उनको ऐसा लगा कि इस भाषा को कहीं तो भी सुरक्षित किया जाए, इसलिए उन्होंने लिखित तौर पर कुछ चिन्ह निश्चित किए और उन्हीं चिन्हों को यहाँ पे लिपि कहा गया है और इसी प्रकार लिपि का जन्म हुआ। आपके बुक में यहाँ पे लिपि की परिभाषा दी है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मतलब भाषा को जिस तरीके से हम लिखते हैं, उस लिखने के तरीके को यहाँ पे लिपि कहा गया है। मतलब एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हें हम लिपि कहेंगे। जिस प्रकार मौखिक भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, उसी प्रकार लिखित भाषा में भी चिन्ह होते हैं जिनसे लिपि बनती है। दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण दिया है आपकी किताब में, यहाँ हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब यहाँ बताया गया है कि दुनिया में बहुत सारी लिपियां हैं। यहाँ पे कुछ नाम है: हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली। ये इन भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि में मतलब जो हम पढ़ते हैं, अभी जो हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं, ये अक्षर जो है ये चिन्ह ही है एक प्रकार से। तो एक प्रकार से ये जो चिन्ह है ये देवनागरी लिपि से बने गए हैं। और इसी तरीके से मराठी का भी है, राजस्थानी और संस्कृत तथा मैथिली, ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी ही है। मतलब हम इसको पढ़ पाते हैं। जैसे कि हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली, इन साहित्यों की जो निर्मित हुई है तो ये देवनागरी लिपि में ही की गई है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। इसको टिक करना है आपको। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? प्राचीनतम मतलब बहुत पुरातन, बहुत पुरानी। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है, इसलिए संस्कृत के शब्द लगभग सभी भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। संस्कृत यह भाषा बहुत पुरातन है, बहुत पुरानी है। इस वजह से भारत में जितनी भी लिपियां हैं
उन लिपियों में कहीं ना कहीं संस्कृत के कुछ कुछ शब्द लिए गए हैं। बच्चों, आप यहाँ आपकी किताब में भी देख सकते हैं। यहाँ विश्व के कुछ प्रमुख लिपियों के नाम इस प्रकार हैं, मतलब विश्व पूरे जगत में जितनी भी लिपियां हैं उसके कुछ ही यहाँ पे लिपियों के नाम दिए हैं। जैसे लिपि और भाषा। लिपि है सबसे गुरुमुखी पंजाबी, पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। और फारसी भाषा भाषा उर्दू भाषा की जो लिपि है वो फारसी है, मतलब उर्दू भाषा ये जो लिखी गई है उसके जो चिन्ह लिखे गए हैं वो फारसी लिपि से लिए गए हैं, फारसी लिपि में लिखे गए हैं। और जो बांग्ला भाषा है वो बांग्ला लिपि में लिखे गए हैं। जस्ट उसी के बाजू में देखते हैं लिपि देवनागरी। अब देवनागरी लिपि में देखिए मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी और नेपाली है, जिसे हम पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं हम। और तमिल लिपि में तमिल भाषा, मतलब तमिल भाषा ये तमिल लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी, जर्मन भाषा यह रोमन लिपि में लिखी गई है। सामान्यतः जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जो उसे हम पढ़ पाते हैं, जैसे मराठी है, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी और नेपाली। इनमें जो भी साहित्य अवेलेबल होगा, उपलब्ध है साहित्य, वो तो हम पढ़ पाते हैं। लेकिन तमिल भाषा में जो तमिल लिपि है हम वो नहीं पढ़ पाते, क्योंकि लिपि के तौर पर उन्होंने जो चिन्ह तैयार किए हैं वो तमिल है, इस वजह से हम उसे पढ़ नहीं पाते। अगर हमें तमिल पढ़ना है तो हमें उन तमिल के चिन्हों की जानकारी पहले लेनी होगी। जैसे हम देवनागरी लिपि में सबसे शुरुआत में हम सीखते हैं अ की मात्रा, आ की मात्रा, फिर उस अ और आ की मात्रा, स्वर व्यंजन, फिर उस स्वर व्यंजन को जो मात्राएं लगती हैं वो आकार उकार ऐसे सीखते हैं। सेम वैसे ही हम अगर तमिल भाषा में भी तमिल भाषा की लिपि को जानेंगे तब हम जाकर तमिल भाषा को बोल सकते हैं और समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ऐसे ही हम विश्व के किसी भी लिपि की पढ़ाई स्टडी करके हम उस भाषा को आत्मसात कर सकते हैं, मतलब हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। और जिन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है उनको हम हिंदी में बहुभाषी ऐसे कहते हैं। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है व्याकरण। अब व्याकरण क्या है अब हम जानते हैं। प्रत्येक भाषा के लिए कुछ नियम होते हैं। उसे बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चल पाता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि व्याकरण क्या है? भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण में भाषा के कुछ नियम बताए गए हैं। उसे बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से मिलता है। अब वो भाषा कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है या कैसे पढ़ी जाती है, उसमें जो नियम डाले गए हैं लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए, उन नियमों को ही व्याकरण कहा गया है। यहाँ पे व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता पता चलती है कि सच में ये वाक्य जो बोला गया है, लिखा गया है या पढ़ा गया है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ये व्याकरण से ही हमें पता चलता है। उदाहरण के तौर पे आपके किताब में दिया है, एक तरफ अशुद्ध वाक्य है और एक तरफ शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य में देखिए, घोड़ा दौड़ रही है। दूसरा वाक्य है, मैंने यह काम नहीं करना है। तीसरा वाक्य हमारा है, विराट खेलता है क्रिकेट। अब ये सारे के सारे अशुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पे शुद्ध वाक्य देखिए कैसा है, घोड़ा दौड़ रहा है, मुझे यह काम नहीं करना है, विराट क्रिकेट खेलता है। ये है हमारे बिल्कुल शुद्ध वाक्य। यहाँ पहले वाक्य में लिंग संबंधी, दूसरे वाक्य में शब्दों के प्रयोग की अशुद्धि तथा तीसरे वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धियां हैं। अब सबसे पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। कैसे? घोड़ा दौड़ रही है। अब लिंग हमारा क्या है? घोड़ा। ये पुरुष लिंगी है, इसीलिए वहां पे रही नहीं, रहा आएगा, मतलब घोड़ा दौड़ रहा है। मैंने यह काम नहीं करना है। अब दूसरे वाक्य में शब्दों के प्रयोग की अशुद्धि है, मतलब मैंने यहाँ नहीं आएगा, वहाँ मैंने ये सर्वनाम की जगह मुझे यह सर्वनाम आएगा, मुझे यह काम नहीं करना है। सबसे तीसरे वाक्य में पदक्रम की संबंधी अशुद्धि है। पदक्रम मतलब यहाँ पे वाक्य तो पूरा है लेकिन वाक्यों का जो शब्दों का जो क्रम है वो आगे पीछे हो गया है। तो विराट खेलता है क्रिकेट, ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य से बनेगा विराट क्रिकेट खेलता है। ये जो नियम बताए हैं यहाँ पे वो नियमों को ही
व्याकरण कहा गया है। व्याकरण की परिभाषा दी है आपकी किताब में। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। अब यहाँ व्याख्या में हमें यह बताया है कि जो भाषा के नियम हैं उसको बोलना और लिखना, इसमें जो नियम डाले गए हैं वो नियमों के तौर पर ही हमें चलना होता है। अब जब छोटा बच्चा मौखिक रूप से बोलना सीखता है, वो बहुत परिपूर्ण नहीं बोल पाता, तब भी उसके शब्द हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो छोटा होता है। लेकिन जब हम साहित्य की निर्मित करते हैं, कोई रचना की निर्मित करते हैं, तब ये जो व्याकरण के नियम हैं वैसे के वैसे उस साहित्य में लागू होते हैं। इसलिए लिखित तौर पर कोई भी साहित्य की रचना होती है तब यह नियमों का ख्याल रखा जाता है। आपकी किताब में आगे दिया हुआ है, अब तक हमने सीखा। हमने अब तक इस लेसन में क्या क्या सीखा है देखते हैं। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने विचार दूसरों को बताने की कोशिश करता है। इस वजह से यहाँ बताया गया है कि भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है। दूसरा पॉइंट है भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक तथा लिखित। जी, भाषा सिर्फ दो प्रकार की होती है, मौखिक तथा लिखित। इसकी परिभाषा भी हमने लिखी है। थर्ड पॉइंट है हमारा, बोली एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, इस वजह से यह एक क्षेत्र तक मतलब एक एरिया तक ही सीमित होती है। हमारा अगला पॉइंट है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हम जो भाषा है उसके जो चिन्ह लिखते हैं उसका जो तरीका है, उसका जो ढंग है, उसे हम लिपि कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा यह हमारे भारत की बहुत प्राचीनतम मतलब बहुत पुरानी भाषा है। इस वजह से हर एक लिपि में संस्कृत के बहुत सारे शब्द जैसे कि वैसे लिए गए हैं, हमें देखने को भी मिलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। अब व्याकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारी जो ये व्याकरण की किताब है इसमें से हम ये जो लेसन पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखना है। इस वजह से हम व्याकरण को पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। आप भी अगर अपने जीवन में व्याकरण को परिपूर्ण आत्मसात कर लेंगे तब शायद आप भी भविष्य में बहुत अच्छे साहित्यकार या रचनाकार भी बन सकते हैं। बच्चों, हमारा आज का ये वीडियो बस यही तक। हमने इस वीडियो में हमारे भाषा और व्याकरण इस टॉपिक का भाग 2 देखा है। ये वीडियो बस यहीं तक।